कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कब से खड़े हैं यहाँ? स्नेह धीरे से बोली थी। 5 मिनट पहले ही आया था। मोह उसके दुपट्टे को कंधे पर संभालता हुआ इधर उधर देखते हुए उसके हथेली को चूम कर बोला। उसके होठों का वो स्पर्श स्नेह के दिल पर लगा था। सब देख रहे हैं, वो सकुचाकर बोली थी। दिखा ही तो रहा हूँ ये जताने के लिए कि मैं तुम्हारा हूँ, इसलिए मत देखो मुझे। मेरे वाली को जलन होती है। वो मुस्कुराकर बोला। नहीं तो मुझे कहाँ जलन होती है? स्नेह उसके यूं सब जान लेने की अदा से एकदम उसे देख तुरंत पलके झुकाकर बोली। तुम्हें जानने के लिए मुझे तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है स्नेह। वो शोखी से बोला तो स्नेह खामोश हुई। आपने घर पर बात की थी क्या? बताया था मैंने ताऊ जी को आजकल में हो सकता है घर पर बात करें तुम्हारे। मुझे बहुत डर लग रहा है किसी को कोई दिक्कत ना हो। स्नेह जल्दी से बोली थी। इधर आओ, वो प्यार से उसे देख बोला था और उसे धीरे से अपने करीब किया था। तुम कुछ मत कहो, बस शांत रहो। मैं हूं ना, जानता हूँ स्नेह, तुम बहुत प्यार करती हो अपने परिवार से। मुझे कद्र है इस बात की, पर तुम ये कभी मत नकारना कि मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना जिंदगी सोच कर भी। इसलिए मैं सब करूंगा सब सही करने के लिए, बस तुम मुझसे कभी दूर होने की कोशिश मत करना। अगर कभी भी ऐसा कुछ तुमने किया तो झेलना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा मुझे पूरी जिंदगी। जिसमें तुमसे प्यार करना सांस लेने जैसा ज़रूरी है मेरे लिए, पर गुस्सा भी तुम ही पर होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर कभी गुस्सा करूं। वो उसके होठों पर नज़र रख उसके कानों की झुमकी पर उंगली चलाकर बोला। समझ में आया? नहीं, वो कुछ खफा सी धीरे से बोली थी। उसकी ये धमकी उसके जी को जलाने जैसी थी। एक तो टेंशन के मारे स्नेह की जान हलक में थी और इन्हें यहाँ सोखियाँ लड़ाने से फुर्सत नहीं थी। अच्छा, नाराज भी हो जाती हो? ज़रा सामने देखो, मैं भी तो देखूं अपनी स्नेह को कि नाराज होकर लगती कैसी है। नहीं तो मैं कहाँ नाराज होती हूँ? वो जल्दी से बोली थी। तुम हो तो एक दिन नाराज, फिर बताऊंगा कि मनाया कैसे जाता है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना बस चुपचाप सब बात मेरी सुनकर मुझे गिल्ट में डाल देती हो कि मैं नाराज हुआ ही क्यों। ऐसे थोड़ी ना नाराज होते हैं, स्नेह मासूमियत से बोली थी। तो कैसे होते हैं बताओ ना। ये तुम ऐसे ना बोला करो, मेरा मन होता है कि कच्चा खा जाऊं तुम्हें। इसी बात पर आ जाओ, तुम्हें खा लेता हूँ थोड़ा। वो एकदम उसे खींचता हुआ बोला। क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। उसने धीरे से इधर उधर देख बोली। जल्दी शादी करनी पड़ेगी, एक तो सब देखते बहुत हैं, ये लाइन मुझे और चिढ़ देती है। वो आंखों पर इस पे टक्स चढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर बोला। कहाँ लिए जा रहे हैं? मुझे जाना है, टाइम हो गया है। पहले ही दिन मुझे क्लास में लेट नहीं होना। अभी 15 मिनट हैं, तब तक शर्मा लो तुम थोड़ा। बोल वो उसे गाड़ी में बिठा चुका था। आपको कैसे पता? अरे तुम आई थी उससे पहले अंदर जाकर आया हूँ, कुछ प्रोग्रामिंग में दिक्कत है। वो दूसरी तरफ से आकर बैठकर बोला। आप अंदर भी हो आए? स्नेहा हैरानी से बोली। टेंशन ना लो, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। मैं अपनी वाली को देख नहीं पा रहा हूँ सही से, सबको क्या देखूंगा। स्नेह सरा मोह शरारत से बोला और गाड़ी स्पीड से घुमाई। मैं कहाँ कहती हूँ आप किसी को ना देखें, तो कहा करो ना। वो एकदम गाड़ी रोक उसका चेहरा पकड़ते हुए उसके करीब आकर बोला था। सुनिए, वो बोलने की कोशिश में थी कि उसके शब्द मुंह में ही रह गए। वो उस पर छा चुका था। एक बार पिघल कर स्नेह ने जो प्यार उन पर दिखाया था, अब उनके प्रियतम उसका फायदा उसके भाई बहनों की तरह पूरी तरीके से उठा रहे थे। क्लास प्लास गई भाड़ में। अगले 5 मिनट बाद स्नेह नम आंखों से गाड़ी के पास खड़ी थी और मोह अपना रुमाल निकाले उसके होठों से निकलता हुआ खून साफ कर रहे थे। स्नेह, रोना बंद करो, मुझसे गलती हो गई। मैं जान नहीं पाया दांत कब लग गया। तुम्हें हिलने की क्या ज़रूरत थी? हिल कहाँ रही थी? मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी। और मैं कहाँ कह रही हूँ कुछ? वो बेचारी नज़र झुकाए हुए बोली थी। तो आंखें भरी हुई क्यों है? अच्छा नहीं लगता मैं करीब आता हूँ क्या? वो सीरियस हुआ था और स्नेह कुछ तड़प उठी थी। नहीं, ऐसा नहीं है।
आपको पता है सब आपका नाम लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। आज भी बेग जीजा और अनुज जीजा के साथ आनो भाई भी मुझे चिढ़ा रहे थे। अब ये देखेंगे तो और चिढ़ाएंगे। वो मासूमियत से बोलती चली गई और मोह का दिल मुट्ठी में आ गया। इतना प्यार आता था मोह को उस पर कि वो समझ नहीं पाता था कि क्या करे क्या ना करे। रोया मत करो, मैं कहूँगा सबसे, कोई नहीं चिढ़ाएगा तुम्हें। मोह उसे सीने से लगा कर बोला। नहीं आप कुछ मत कहना, उन्हें बुरा लगेगा, प्यार में तो कहते हैं सब। अच्छा ठीक है, अब दवाई दिला दूं? कोई दर्द हो रहा है क्या? वो पिघल सा जाता था उसके आगे। नहीं दर्द थोड़ी ना है, ठीक हो जाएगा, घर जाकर कुछ लगा लूँगी। आप मुझे अब क्लास में छोड़ दीजिए, पता चले स्टूडेंट सब हों, टीचर ही लेट हो जाए। वो उसके बिखरे बालों को संभालता हुआ उसके होठों को हल्के से सहलाकर बोला। प्यार अपनी जगह, पर स्नेह की छोटी सी भी खरोच मोह को तकलीफ देती थी। चलो वो मैं क्या, चलो ना, फिर कहोगी कि मैंने लेट कर दिया। वो लजाती सकुचाती हुई आगे बढ़ी और धीरे से हाथ बढ़ा उसकी शर्ट का कॉलर संभाल उसके बिखरे बालों को सही करने लगी जो जनाब ने होश खोकर खराब किए थे। ऐसी मत किया करो, मैं फिर दिन भर बेचैन रहता हूँ। और कुछ कम सरमाया करो, मुझे छूने पर तुम्हारा ही तो हूँ। वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला था तो स्नेह जल्दी से अपना दुपट्टा संभाल आगे बढ़ी थी। वो घर वापस आई थी। रीमा और ज्योति घर वापस आ गई थी और सबके लिए कुछ कुछ लाई थी। अब कल राखी थी और उन सब के भाई बाहर जा रहे थे, इसलिए वो आज ही राखी उन्हें दे आई थी। फिलहाल आंगन में महफिल सजी हुई थी। स्नेह आ गई तुम, सुना है कोई देखने आया था तुम्हें? रीमा ने तुरंत बात शुरू की। अरे हाँ, बड़े भले लोग हैं, बस एक बार कला की शादी हो जाए, बस फिर क्या, हम स्नेह की शादी कर देंगे। सोमवती बुआ तुरंत कूदें। अभी बुआ कला दीदी के होने वाले अगले महीने आएंगे, तब बात होगी, तब कहीं कला दीदी की शादी होगी, उसके बाद स्नेह का नंबर लगेगा, तो तब तक क्या यहीं रहोगी? फूफा जी नई बुआ ले आएंगे तब तक। ईला तुनक कर बोली। अब मोह जीजू की टिक्की बतासे उसकी रगों में वफादारी की तरह दौड़ रहे थे। हाँ रहूंगी, मेरे भाई मेरी अम्मा का घर है। अरे काहे बोल रही हो? बुआ को आराम है हमें अब, क्योंकि वो काम करने लगी हैं। देखा नहीं कैसे कढ़ी चावल बनाए थे? और फूफा की टेंशन ना लो, फूफा का मैंने जीवनसाथी.com पर प्रोफाइल बनाया है। उम्र 50 साल, रंग करिया, 100 बीघा ज़मीन, 4 भैंसिया। बीबी मायके से आ नहीं रही, इसलिए दूसरी बुआ लाएंगे। और उनका सफारी सूट वाला फोटो भी लगा दिया है। चुनमुन पूरी बात बताकर बोला। अपनी बुआ का घर उजाड़ने की बात करते हुए शर्म नहीं आती? नास पीटे। और तुम्हारे फूफा काले नहीं हैं? अरे अपने ज़माने के मनोज कुमार लगते थे। अच्छा तो अब क्या हो गया मनोज कुमार को? घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर ऐसे हो गए। बहुत काम किया करते हैं बेचारे। हाँ बहुत बेचारे हैं, पता है भाभी, एक बार मैं गया था फूफा के घर, ऐसे बनियान पेट पर चढ़ाए मेहनत कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे, पैर मेज पर रखे हुए, 2 पंखे लगाए हवा खाते, सामने काम कर रहे 2-4 लेबर पार्टी को सुनाते हुए। मुंह सूख गया था उनका। बेचारे बार बार नौकर से कहकर जूस का ग्लास भरवा रहे थे। भगवान ऐसी जिम्मेदारियां सबको दे। चुनमुन बोला तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। खैर अगले दिन राखी थी, तो कल क्या बनेगा, इस डिस्कशन में सभी व्यस्त हुए। बस स्नेह को कुछ टेंशन सी बनी हुई थी। आखिरकार कब क्या हो जाए उसका डर तो अब उसे लग ही रहा था। नर्क में जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें याद रखना। चुनमुन पीठ सहलाता हुआ चादर उठाकर नींद में आंखें मलता हुआ बोला था। कोई बात नहीं, नर्क में जगह नहीं मिलेगी तो मैं वापस आ जाऊंगी पृथ्वी लोक पर, डायन चुड़ैल बनकर। बहुत स्कोप है उसमें, बस तुम और तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बचे रहना मुझसे। ईला बरसों बाद नाखूनों पर लगाई हुई नेल पॉलिश सुखाती हुई बोली। वैसे किस खुशी में पुताई की है तुमने अपनी साल भर बाद? चुनमुन उसकी नई कुर्ती पजामी और सुलझे बालों को पोनी में बंधे देख बोला। वरना तो घर में ढीले ढाले पजामे और फटी पुरानी ओवरसाइज टी शर्ट में रहती थी। आज रक्षाबंधन है। अच्छा तो बड़ा प्यार है मुझसे, इसलिए तैयार हो गई हो, ताकि अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ नहा धोकर करो, ताकि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूं। सपने देखना अच्छी बात है, पर मैं बता दूं, मुझे फोटो डालने हैं स्टेटस पर, इसलिए उठो नहाओ और कुछ ढंग का पहनो, ईला ने कहा।
मैं तकिया से निकाल कर पहनूंगा। आज कुछ बांधना है बांधो, वरना जाओ निकलो। अच्छा, हिटलर घर पर हैं आज? मैं नहीं डरता। ओके, तो ये बात मैं बता देती हूँ उन्हें जाकर। ईला पलटी थी। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुम्हें, बस नहा लूंगा। चुनमुन चिढ़ते हुए उसकी धमकी सुनकर बोला था, 5 रुपए देता है तू हर बार, जिसका सिर्फ एक सही सलामत कुरकुरे तक नहीं आता। हाँ, तो पिछले 16 सालों से दे भी तो रहा हूँ, हिसाब लगा लो। 80 रुपए लगा लिया मैंने हिसाब। अब निकलो, नहा कर आओ। कला आते हुए बोली। नहीं, पहले इससे बोलो माफी मांगे। पैर मारकर कौन जगाता है? चुनमुन मनमनाते हुए बोला। इला, क्या है ये? कम से कम कोई काम तो ढंग का किया करो। पहली बात, इससे कहो दीदी बोले मुझे। दूसरी बात, जन्म कर्म में एक बार नेल पॉलिश लगाई मैंने, हाथ लगाती इसे तो खराब नहीं हो जाती। ये चोटी पर काला काला क्या है? चुनमुन उससे बोला ही था कि उसने जल्दी से बालों पर हाथ लगाया और बस। चुनमुन के बच्चे, आज गला दबा दूंगी तेरा। इला चिल्लाई और चुनमुन भागा आंगन को पार करता हुआ बाथरूम की तरफ। मेरी नेल पॉलिश खराब कर दी, चमनिया चमकीली, चिरकुट चिरोटा, चमनलाल कहीं का। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, दरवाज़ा खोल अभी के अभी। वो बाथरूम के दरवाजे पर हाथ मारती हुई बोली। देखो इस लड़की की, कैसे गला फाड़ कर चिल्ला रही है। पता नहीं जब पैदा हुई थी तब कौन सा बांस डालकर इसकी गर्दन खुलवाई गई होगी। क्या होगा इसके पति का? सोमवती बुआ उसे देख बोली। आप मत बोलिए बुआ, गई तो आप पर ही हूं ना। जैसे आपको मनोज कुमार मिल गए, मुझे भी मिल ही जाएंगे कोई। चुप करो तुम, आज तो त्योहार है। कम से कम आज अपने भाइयों की कदर कर लो और खुद की भी करवा लो, या आज भी एक दूसरे के मुंह ही नोचोगे। कुंती देवी चिल्लाई तो इला कुछ कहने को हुई कि सामने से आते हुए दीनानाथ को देख वो चुप हो गई। इधर स्नेह ने राखी की थाल तैयार कर ली थी। हल्के ऑरेंज अनारकली में मैचिंग झुमकी उसके वजूद को आज निखार रही थी। किचन में आज सेवई पूड़ी पनीर गरम मसाले की मिली जुली खुशबू आ रही थी। स्नेह, कला ने पुकारा था। हाँ दीदी, आ रही हूँ, बोलती हुई वो थाली लेकर बाहर आई। आज सभी भाई बहन तैयार थे। सबसे पहले सोमवती बुआ ने अपने तीनों भाइयों को राखी बांधी। उसके बाद रमन, जीवन, चुनमुन बैठे। अच्छी सी सेल्फी के साथ प्रोग्राम संपन्न हुआ। अच्छा सुनो, अब तुम तीनों जाओ, विभा के यहाँ राखी बंधवाओ। पहली बार जा रहे हो तो अच्छी सी मिठाई लेकर जाना और सगुन अच्छा देना। यहाँ तो कभी तुम लोग देते हो कभी नहीं देते हो, पर वहाँ उसकी ससुराल है। कुंती देवी ने 5,000 रुपये जीवन को देते हुए कहा। देते इसलिए नहीं दादी, क्योंकि सब है तो हमारी बहनों का ही, देकर पराया नहीं करते। हक से मांगने के लिए छोड़ देते हैं ताकि कभी संकोच ना करें। रमन बोला तो उनकी तीनों बहनें रस्क से भर उठी। सच ही तो था, उन भाई बहनों का रिश्ता बेहद खास था। आइए भाभी, स्नेह, ज्योति और रिमा को देख बोली। दादी, क्या हम भी चले जाएं विभा दीदी से मिलने? इला खुरापाती आइडिया लिए कुंती देवी से चिपक कर बोली। परे हट, पहले क्या खुरापात आई है दिमाग में? अभी कल ही विभा गई है, क्या करोगी जाकर? कुंती देवी कुछ शक से बोली। अरे दादी, जाने दो, बेचारी इतने दिनों बाद आज नहाई है। जमाने वाले को दिखे तो कि ये नहाकर कैसे लगती है। चुनमुन इला की पैरवी करते हुए बोला। तो स्नेह, जो कि अभी सबको सेवई खाने को दे रही थी, एकदम से उनकी ओर मुड़ी। उन दोनों का साथ होना मतलब कि कुछ ना कुछ उसके लिए गड़बड़। दादी, मेरी प्यारी दादी, जाने दो ना, मिल लेंगे दीदी से, वो दोनों एक साथ बोले। ठीक है, पर कुछ नाक नहीं कटनी चाहिए हमारी। अगर कोई भी गलती हमें सुनने को मिली तो बात खराब होगी। अरे चिंता ना करो दादी, हम बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं। बस इसी बात को तो चिंता है कि तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। वो गहरी सांस लेकर बोली। चलो स्नेह, तुम भी चलो और कला दीदी को भी ले लेते हैं। इला उठ कर स्नेह के पास आकर उसके गले में हाथ डालकर बोली। क्या हम थोड़ी देर हमारे कमरे में चल सकते हैं? कला और स्नेह उन दोनों का मुंह देखते हुए कुंती देवी को देखते हुए धीरे से बोली। हाँ, बिल्कुल चलो। क्या आइटम है ये बोलोगे तुम लोग? ये जानते हुए कि हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, तुम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया? कला ने उन दोनों को घूरते हुए कमरे में आकर पूछा। विभा दीदी की याद आ रही थी। इला चुनमुन का मुंह देखते हुए तुरंत बोली। ओके, अब सच बोलो। कला उन्हें वैसे ही नज़रों से देखते हुए दोबारा बोली। विवेक जीजू का फ़ोन आया था, बुलाया है उन्होंने हमें।
तो तुम लोगों ने क्या कहा? अब की बार स्नेह आगे आई। हमने क्या कहा कि हम सब आ जाएंगे, तो उन्होंने स्नेह दीदी और आपको भी बुला लिया। ओके ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। स्नेह चैन की सांस लेकर बोली। अरे ऐसे कैसे? विभा दीदी ने बुलाया है तुम्हें, इला उसे पकड़ते हुए बोली। सच सच बताओ, क्या गड़बड़ की है तुम दोनों ने? स्नेह डरते हुए बोली। मोह जीजू मुझे नई क्रिकेट किट देने वाले हैं, अपनी जो वो यूज नहीं करते, चुनमुन बोला। तो स्नेह आगे की बात का अंदाजा लगाते हुए बोली। अनुज जीजू के साथ हम सर्कस देखने जाएंगे, वो जो नया वाला लगा है, जहाँ एक राइड ऐसी आई है जिसमें हम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से टिकट मिलती, उन्होंने अरेंज की। तो मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है? तुम लोगों के मज़े की मैं कीमत कैसे हुई? स्नेह बेचारी रुआंसी हुई। अरे मोह जीजू बहुत करते हैं हमारे लिए, तो उनके लिए थोड़ा फेवर। और अनुज जीजू, अरे उनको भी मौका मिलना चाहिए ये देखने का कि उनके प्यारे भाई को आप कैसे कंट्रोल करती हैं। शर्म नहीं आती मुझे ऐसे परेशान करते हुए? बहन हूँ ना मैं तुम्हारी, कि कहीं से पकड़ कर आई हूँ मैं, जो एक सर्कस के टिकट और एक गुल्ली डंडे के लिए मुझे दांव पर लगा दिया। स्नेह रो देने की हद तक कला की तरफ मुंह बनाकर बोली, तो कला ने तुरंत उसका सर सहलाया। दीदी गुल्ली डंडा नहीं, क्रिकेट किट, चुनमुन उसे सही कर बोला। अरे तो क्या हुआ, मिल लेना मोह जीजू से, प्यार में इतना सायस है, इतने अच्छे तो हैं वो, इला बेपरवाही से बोली। अच्छे? हाँ बहुत अच्छे हैं, कभी भी कुछ भी करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते। तुम्हारे मोह जीजू कहीं भी शुरू हो जाते हैं, ऊपर से घर में बता रखा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे आती है। मैं नहीं जा रही, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये फाइनल है। स्नेह बिफरते हुए बोली। ओके तो खुद बता देना ये मोह जीजू को, और ज़रूरी थोड़ी ना इंसान हर वक्त मूड में हो। कल चमनिया कान बंद कर, इला आगे बोलने से पहले चुन्नू से बोली। मैं वैसे भी जा रहा हूँ, गाड़ी निकालनी है मुझे, भैया ने कहा है, तब तक डिसाइड करो। चुनमुन बाहर निकलते हुए बोला। हाँ तो कल उन्होंने कर लिया तुम्हें चुम्बन, तो क्या हर टाइम वही करते रहेंगे? डरो मत, अपने घर में थोड़ी ना कुछ करेंगे। गलती मेरी ही है जो तुम्हें बता देती हूँ सब। और जब वो बीच रोड पर नहीं मानते, तुम्हें लगता है अपने घर में वो कोई दिमाग नहीं लगाएंगे? वैसे भी वो आदमी मेरी एक नहीं सुनता। आदमी तो नहीं लगते, लगते तो यार चमकीले हैं। इला उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। चुप रहो तुम चल रही हो कि नहीं? नहीं तो खुद बताओ उन्हें। हाँ बता दूंगी। स्नेह उसे देखती हुई बाहर निकलती हुई बोली। अभी बता दो, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं, इला पीछे से चिल्लाते हुए बोली। जूझ जाओ तुम, स्नेह वहीं से चिल्लाई। कितनी देर में आ रही हो? स्नेह ने फ़ोन लगाया कि उधर से आवाज़ आई, मतलब उसका कुछ बोलने का स्कोप खत्म। जरूरी है क्या? ना जाने कितना सोच कर वो बोली थी कि वो नाराज़ भी ना हो और बात बन जाए। तुम्हें लगता है तुमसे मिलने का मौका मेरे लिए ज़रूरी नहीं है? सवाल पर सवाल हुआ। सुनिए मेरी बात, सब होंगे वहाँ, ऊपर से आपने सबको बता भी दिया है, कैसी रुक पाऊँगी मैं वहाँ? सब घर के बड़े हैं, उनसे कुछ शर्म तो आती है ना? स्नेह धीरे से बोली थी। शर्मा मेरे सामने लेना तुम, और तुम्हें लगता है स्नेह कि मैं कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करूँगा जिससे तुम्हें झिझक हो? ताऊ जी ताई जी के साथ, उनके मायके, पापा माँ के साथ, इस घर का नियम है, रक्षाबंधन पर या तो भाई आएंगे या तो यहाँ से उनके पति ही उन्हें लेकर जाएंगे उनके घर। तो सिर्फ अनुज भैया, विवेक, विभा, विनीता भाभी और आनो होंगे, जिनसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी के लिए वो किसी को नहीं बताएंगे इस घर में कि तुम आई थी। समझ गई हो या फिर और विस्तार से समझाऊं? समझ गई हूँ, वो कुछ रूठी हुई बोली थी। अच्छा सुनिए, फ़ोन पर ही सब सुना होगी, सामने आ जाओ, देख कर सुन, अच्छे से लूँगा। जैसे मेरी बड़ी सुनी ही जाती है तब, वो मुँह में ही बोली थी। कुछ कहा तुमने? नहीं, आप बस। उस बात के लिए कोई बहस नहीं, वो तो मेरा प्रेम सिद्ध अधिकार है। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, तो स्नेह समझ गई कि वो समझ गया था कि वो किस बात पर बात कर रही थी। और कुछ बोलना है मेरी जान को? मोह शरारत से बोला था, जो सुनकर स्नेह का मुंह एकदम लाल हुआ था। शर्मा बाद में लेना, जल्दी जाओ, तुम वेट नहीं हो रहा मुझे। मोह बोला तो स्नेह ने कुछ शर्म से और कुछ रूठे हुए बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। सब उतर कर अंदर जाने लगे थे, बस स्नेह ही थी जो उंगलियों में दुपट्टा लपेटती हुई गाली के पास खड़ी हुई।
सामने खूबसूरत से बने उस घर को देख रही थी। ना जाने क्यों उसका दिल कुछ झिझक सा गया था। स्नेह, आओ ना, खड़ी क्यों हो? जीवन ने उससे कहा। आप चलिए भैया, कुछ सामान है गाड़ी में, वो लेकर आती हूँ। कुछ सामान नहीं है गाड़ी में मेरी सीधी रनिया। अपने फ्यूचर ससुराल में जाने से डर लग रहा है या अपने होने वाले पति से जो तुम्हें कैच करने के लिए बैठे हैं? ईला उसके कंधे पर हाथ रखती हुई अदा से बोली। कुछ भी हो, तुम्हें क्या कौन सी पड़ी है मेरी? स्नेह मुंह बनाकर बोली थी। हाय मेरी रनिया, ऐसे ना रूठा करो, हमें सबसे ज़्यादा तुम्हारी पड़ी है, इसलिए तो तुम्हें परेशान करते हैं, क्योंकि जिसके लिए परेशान करते हैं ना, वो लाखों में एक है, जैसे कि तुम करोड़ों में एक हो। ईला कुछ यूँ बोली कि स्नेह ने इसे झिलमिलाती हुई आंखों से देखा। बस इसलिए मैं अच्छी नहीं बनती? तुम रोने लगती हो यार। अरे कुछ चिल्लाओ, दांत किलसो यार, मेरी इज्जत का सवाल है। क्योंकि द ग्रेट ईला का जन्म ही खुरापातों और लोगों को अपने बाल खुद नुचवाने के लिए हुआ है। क्या किया तुमने? दीदी रो क्यों रही हो? और चलो अंदर, विभा दीदी बुला रही हैं, चुनमुनाते हुए बोला। मैं भी तुझसे बड़ी हूँ, मुझसे तो नहीं बोलता दीदी। मेरी गुल्लक में चिमटी डालकर पैसे चुराने वाली दीदी नहीं, चोरनी होती है। जूजा कमीने तू, उसमें मैंने भी एक बार 2 रुपए डाले थे। ईला चिल्लाई। हाँ तो निकाले भी 20 रुपए थे, ब्याज था वो, उसे कर्जा खाना कहते हैं। चुनमुन धीरे से उसके मुंह की तरफ उंगली करके बोला। बस करो, दादी को जानती हो, यहाँ तो इज्जत रख लो। कला उन दोनों को लड़ते देख दूर से ही लंबे कदमों से भागकर आती हुई उन्हें आंख दिखाती हुई बोली। और एक बात, अगर तुम लोगों की इस सर्कस और गुल्ली डंडा के चक्कर में स्नेह को कोई प्रॉब्लम हुई तो उल्टा लटका कर मारूंगी तुम दोनों को। अरे यार क्रिकेट किड, चुनमुन मन मनाया। ज़्यादा अंग्रेजी ना मारो तुम मुझसे, कला भड़की। सब अंदर आ चुके थे। विभा तो बस उन्हें देखकर इतनी खुश हुई कि बस बातों में ही लग गई। विनीता ने खुद आगे बढ़ सबको बिठाया और उनकी पसंद पूछकर नाश्ता तैयार करवाया। कैसी हो स्नेह? विनीता लजाती शर्माती हुई प्यारी सी स्नेह को कुछ देर देखकर बोली। पहली बार जब उसे देखा था ना, तभी नज़रों में आई थी वो उसकी वो सुर्ख सी आंखों में भरी हुई समझदारी और नाप के अनुरूप उसके रूप में बसा स्नेह। यूं ही नहीं, किसी पर नज़र न डालने वाला मोह उसका इतना कायल हुआ था कि घर में उसके लिए बेशर्मी के झंडे गाड़े थे उसने। अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं? वो मुस्कुराकर बोली थी। अच्छी हूँ, विनीता बोली ही थी कि अचानक स्नेह की मुस्कुराती नज़रें झुक गई। तो कुछ समझते हुए विनीता ने मुड़कर देखा। सामने मोह खड़ा था, उसे देखते हुए और बाकी सब उन दोनों को देखते हुए। स्नेह और झुकी जा रही थी शर्म से। हद थी, मतलब वाकई हद थी, इसलिए वो यहाँ आने नहीं वाली थी। अच्छा हुआ जीवन और रमन उनसे उल्टी साइड मुंह करके सोफे पर बैठे थे, वरना मोह का क्या भरोसा, हाथ पकड़ के कमरे में ही ले जाता। देख लिया हो तो हम भी मिल लें, आना उसके कान के पास आकर बोला। मत मिलो, वो सीधे सीधे बोला था और आनो का मुंह बना था। जीजू हम भी हैं, चुन्नू इशारे से बोला था तो मोह उसकी बात सुनकर पलटा था कि उसी बीच स्नेह उसके सामने से हटते हुए जीवन के पास सोफे पर बैठ गई। तो मोह ने उसे कुछ नाराज नज़रों से देखा था। फिर वो खुद आगे आकर सबसे मिलने लगा था। चाय पानी के साथ बेफालतू की बातों का दौर चला। चलो तुम लोगों को सर्कस दिखा लाता हूँ, अनुज तिरछी नज़रों से मोह को देखकर बोला। हाँ चलो, सबसे पहले ईला हाथ झाड़ती हुई बोली तो जीवन ने उसे आंखों से घूरा। जिस काम के लिए आए थे वो कर ले कि पहले सर्कस में ही लटक जाएं? वो दांत किलसकर बोला था। मैंने कब मना किया, करवाओ ना। विभा राखी बांधो, रमन ने पलट कर कहा। उसके बाद उन दोनों ने विनीता को भी राखी बंधवाने का आग्रह किया। खैर सब निपट गया। अब रमन और जीवन को दुकान जाना था तो वो निकलने को हुए। बाकी अनुज ने खुद घर भेजने का बोल बाकी सबको रोक लिया। कोई गड़बड़ नहीं होगी, जीवन और रमन ने साइड ले जाकर उस चंडाल चौकड़ी से कहा। इस बात का तुम स्नेह ध्यान रखना, और कला तुम कभी कभी इन दोनों को सुधारने के चक्कर में ऐसे चिल्लाने लगती हो कि खुद भूल जाती हो कि कितनी तेज बोल रही हो, तो प्लीज़ धीरे बोलना और घर टाइम से आना, ओके? हाँ ठीक है, वो धीरे से बोले थे। हजार हिदायतें देने के बाद भी जीवन और रमन को पक्का यकीन था कि ये सब कुछ गड़बड़ ना करें, पर स्नेह पर उन्हें भरोसा था, बिना ये जाने कि सारी वजह तो वही है। वो दोनों चले गए थे।
स्नेह चलो, अनुज उसके सर पर आकर खड़ा हुआ था। जी जी जीजा जी, वो कहीं नहीं जाएगी, आवाज़ पीछे से आई थी और वो सब एक साथ मुड़े थे। वो सोफे पर पैर रखे हुए बैठा आराम से उन सबको देख रहा था। अच्छा, तो क्या वो अकेले घर में रुकेगी? आनव हाथ चलाकर बोला था। मैंने कब कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, मुंह पलट कर बोला था तो स्नेह को लगा वो कहीं जाकर दीवार पर सर पटक दे, इसलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। ये महाशय कितना बेशर्म हो जाएंगे, इसका अनुपात उसे अच्छे से पता था। और हुआ वही, सब हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। आप लोग चलिए, मैं भी चल रही हूँ। अब इससे ज़्यादा वो शर्मा नहीं सकती थी, इसलिए बिना मोह का मुँह देखे वो जल्दी से बोली थी और मोह का पारा चढ़ा था। देखो, हमारी कोई गलती नहीं है, अब स्नेह ही जाना चाह रही है तो हम काहे मना करें? पता चला बुरा मान जाए कि मैं लेकर नहीं गया, है ना विवेक? अनुज विवेक का सहारा लेकर बोला। अब अकेले वो क्यों ही मरे? हाँ हाँ, जो स्नेह चाहे, वो अनुज को घूरता हुआ बोला, क्योंकि अब तक मोह ने उन सबको बारी बारी देखना शुरू कर दिया था। तो ठीक है, चलो आओ, सबको सर्कस दिखा देता हूँ। मोह एकदम उठकर शर्ट के आस्तीन पलटता हुआ चाबी उठाकर बाहर जाते हुए स्नेह को देखते हुए बोला। ये क्या करेगा हमारे साथ? अनुज को सोचते हुए बोला। आपको सर्कस में सबसे ज़्यादा डरावना क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो कम से कम 10 दिन इस बात की सज़ा देगा। आनव उसकी बात पर बोला था। ये पूछो, डरावना लगता क्या नहीं है? भगवान आप दोनों की आत्मा को शांति दे, इला दूसरी तरफ से बोली। नहीं, अनुज मुंह बनाकर बोला। हाँ, इला तुरंत बोली। भगवान हम सबकी आत्मा को शांति दे, बड़े आए थे मोह भाई का मजा लेने वाले, विवेक चिढ़ते हुए बोला। हमने क्या किया? आप तीनों लोग सोचो, हमने कुछ नहीं किया। विभा और विनीता तुरंत बोले। एक तो वो जमाना था जिसमें एक पत्नी सत्यवती थी और एक ये जमाना है जहाँ पत्नियाँ खुदवती हैं। सत्यवान किसी के मेल मिलाप में टांग नहीं अड़ाते थे, विनीता पलटकर बोली थी। तुम लोग रहने दो स्नेह, तुम कुछ करो, हम बस मजाक कर रहे थे, तुम प्लीज़ यहीं रुक जाओ। मेरी सुनता कौन है जीजाजी? वो अपने खुरापाती भाई बहनों और सामने गाड़ी निकालते हुए मोह को देखकर बोली। काहे तंग कर रहे हैं सबको? कितने पैसे दिए आपने झूले वाले को? स्नेह उस बड़े से चकरा देने वाले झूले को देख बोली, जो वहाँ सर्कस में लोगों को सर्कसी बना रहा था, जिसमें वो लोग बैठे तो शौक से थे पर अब नाच मोह की मर्जी से रहे थे। फिलहाल मोह और स्नेह ही नीचे थे। चिल्ला रही हो मुझ पर? वो सामने खड़ी हक से उसके दिल में बसी हुई लड़की को देख बोला। मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? स्नेह ने नजरें झुकाई थी। आप ही गुस्सा हुए पड़े हैं मुझसे, समझते नहीं है, घर में अकेले रहते तो सब बड़े क्या सोचते? वो लाल होती हुई बोली थी। प्यार में गुस्सा डराने के लिए नहीं, मनाने के लिए होता है। मैं गुस्सा हो जाऊं और तुम यूं ही हक से लड़कर मुझे मना लिया करो। आप गुस्सा नहीं है तो अब? नहीं, तुम्हारी बिना मर्जी कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लगता स्नेह। तुम नहीं रुकना चाहती थी घर पर मेरे साथ, तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस। बस क्या? वो शोखी से बोला था। इतनी भीड़ में भी उसे सिर्फ स्नेह दिखाई और सुनाई दे रही थी। उस पर चढ़ा स्नेह के प्यार का वो सिंदूरी रंग उसे और दीवाना किए जा रहा था। मुझे शर्म आती है, वो उंगलियां तोड़कर बोली थी। और तो कोई बात नहीं स्नेह, भरोसा है ना मुझ पर? पता नहीं क्यों आज ऐसा लगा जैसे डर सी जाती हो मुझसे तुम। मेरा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है? नहीं, स्नेह ने तुरंत पलकें उठाई थी। आप ऐसा ना कहिए, आप पर अच्छा लगता है यूं नाराज होना। डर नहीं लगता आपसे? मुझे बस आपकी जिद को संभालने का हक बड़ों की मर्जी से जिस दिन मिल जाएगा, मुझे संभाल लूंगी मैं आपको, वो भरोसे से बोली थी और मुंह मुस्कुराया था। एक बात हमेशा याद रखना, मेरी नाराजगी गुस्सा सब कुछ तुमसे है स्नेह, पर उसमें भी ज़रूरत मुझे तुम्हारी ही रहेगी। उस वक्त मुझे छोड़ना मत स्नेह, वरना मैं क्या कर जाऊं मुझे नहीं पता। वैसे आज मौका अच्छा था, बहुत बुरी हो तुम, वो मीठी सी शिकायत करके बोला था। तो स्नेह के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान सज गई थी, ना जाने कितने रूप समाये थे उसमें। कभी कभी लगता जैसे समझना बहुत आसान है उसे, और कभी वो अथाह समंदर सा लगने लगता। मैं आपकी बात मान आ तो गई हूँ, अब आप मेरी भी एक मान लीजिए। तुम कहो तो मैं मानूं, ना तो कहना। उतार लीजिए ना सबको, देखिए कब से घूम रहे हैं, वो इल्तिजा कर बोली तो मुंह खुलकर मुस्कुराया।
और स्नेह की नज़रें उस पर रुक सी गई थी। रंग बिरंगी सजावट के बीच वाइट टी शर्ट और जीन्स डाले गजब का लग रहा था वो। ऊपर से उसकी मोहनी मुस्कान जो कभी कभी खुलकर आती थी उसे और कातिलाना किए हुए थी। अकेली रहती घर पर तो और अच्छे से देखती मुझे, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तुम्हें मुझे देखने से और मुझे तुम्हें, आगे समझ जाओ, वो शरारत से बोला था जिसका मतलब समझ स्नेह का सिंदूरी रंग और सुर्ख हुआ था। दुपट्टा डाल लो, धूप बहुत है। वो उसके सर पर दुपट्टा लगा झूले वाले को झूला रोकने का बोलने के लिए आगे बढ़ गया था। थोड़ी देर में सब लुटे पिटे नीचे खड़े थे, खुद सर्कस के आइटम बने हुए। किसी की असली पहचान नीचे उतर आई है लगता है। आनो इला के करंट लगे हुए बाल देख बोला, मेरी पूरी पहचान उतर तब भी आई है। तुम अपना देख लो, पता चले झूले पर शरीर अब भी हो, आत्मा ही नीचे खड़ी हो। अंतर नहीं कर पाएगा ना कोई। इतनी सफ़ेदी की चमकार जो थोपी है भगवान ने चेहरे पर। तरसते हैं लोग मेरे जैसी शक्ल के लिए। लड़कियां हजारों फेस मास्क लगाती हैं तब भी मेरे जैसी नहीं होती। पर तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो लड़की ही नहीं हो। कौन सी लड़कियां? वो जो तुम्हारे पीछे वाली गली में अभी अभी पागल खाने से छूट कर आई हैं। तुम्हें बड़ा पता है, झाड़ू वाली चुड़ैल हो। नहीं, भूतों को आग में पकाकर खाने वाली चंडालिनी हूँ। पता था मुझे। बस बस, अपनी अपनी ज़ात का पूरा बायोडाटा हो चुका है आज के लिए। मोह उन दोनों के बीच बोला था तो वो दोनों मुंह बनाते हुए इधर उधर हुए। उनकी छोड़ो, बहुत गलत किया तुमने, हद है। पिछले 1 घंटे से हम इस झूले पर हवा हवाई हो रहे हैं। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं 1 महीने तुमसे बात नहीं करूँगा। अनुज रूठा हुआ बोला। कोई बात नहीं, चलिए आपको दही जलेबी खिलाता हूँ। ठीक है, जलेबी थोड़ी कुरकुरी करवा देना। अनुज तुरंत बाल संभालता हुआ बोला तो विनीता ने अपना सर पीट लिया। अनुज भैया मोह भैया से लड़ भी लें ये भी उनके बस की बात नहीं है। विवेक विभा से बोला था, तुम्हारे तो है, तुम लड़ लो। मोह अनुज के कंधे पर हाथ रख कर बोला, मैंने ऐसा बोला नहीं? नहीं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, है ना विभा? हाँ, विभा शरारत सी मुस्कान देते हुए उससे बोली। जीजू चलिए निशाना लगाते हैं। चुन्नू सबसे ज़्यादा खुश था, उसे राइड्स वैसे भी पसंद थी तो अनुज और मोह के गले में एक साथ हाथ डालकर बोला, ठीक है। मोह भी मुस्कुरा दिया था। खैर, घूमने फिरने के साथ साथ नए नए राइड्स, निशानेबाजी, खाना, छोटी मोटी खरीदारी और एक बड़ा सा ग्राउंड में लगा हुआ सर्कस जिसमें जादू दिखाता हुआ जादूगर। ये देखो तुम्हारी जात के लोग। आनो फिर इला के पास खड़े होकर बोला, बचे रहना, तुम्हारी जात के लोगों को गायब भी कर देते हैं मेरी जात के लोग। हाय क्या बोली हो, हाय क्या सफ़ेद से लाल हुए हो। वो पलट कर तुरंत बोली तो आनो खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये पागलों की सरदारनी आजकल उसे बड़ी प्यारी लगने लगी थी। कुछ खा लो, तुमने तो कुछ खाया नहीं। मोह भीड़ में स्नेह की हथेली पकड़े हुए धीरे से बोला था, अभी के लिए सब सर्कस देखने के चक्कर में अलग अलग हो गए थे। आपने भी तो नहीं खाया? स्नेह भी धीरे से बोली थी। मैंने नहीं खाया, मेरा मन नहीं था, तुम खा लेती। वो उसके बाजू के दूसरी तरफ हाथ ले जाकर उसे समेट बोला, क्योंकि हल्की बढ़ती भीड़ स्नेह को थोड़ा अनकम्फर्ट कर रही थी। सुनिए, बाहर चलिए, मुझे नहीं देखना, बहुत भीड़ है यहाँ। स्नेह कुछ परेशान सी बोली। देखना नहीं है? नहीं, वो कुछ बढ़कर उससे लगकर बोली। आसपास भीड़ दबाव बढ़ा रही थी जो मोह ने साफ भांप लिया। उसने संभाल कर उसे आगोश में समेट बाकी लोगों को दूर से इशारा किया तो सबने बाहर आने का ही इशारा किया तो उसने उन्हें निकलने का और बीचों बीच लगे फाउंटेन पर मिलने का बोल। स्नेह का हाथ पकड़ा और किनारे से होते हुए बाहर की तरफ आया। किसी ने गलत छुआ स्नेह? वो उसके माथे पर आए पसीने को रुमाल से पोंछकर बोला, नहीं, बस भीड़ ज़्यादा थी। अगर ऐसा होता तो आपको ज़रूर बताती या खुद पलटकर ज़रूर बोल देती। इस मामले में तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी ना हो स्नेह, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो और ये मैं जानता हूँ। बस याद रखना, मैं साथ खड़ा हूँ। मोह भरोसे से बोला था तो स्नेह ने रस्क से सर हिलाया। इतनी भी जतन, इतनी भी पूजा ना की थी स्नेह ने जो कि उसकी झोली में वो आया था। अब कुछ खा लो। कुछ नहीं खाया तुमने? चाट खानी है मुझे, स्नेह धीरे से शर्मा कर बोली थी। तो शर्मा काहे रही हो, यहाँ तो कुछ करने का स्कोप भी नहीं है, वो शौखी से बोला था। वक्त कभी कभी हमारे बिना चाहे कुछ ऐसे पल अचानक हमें दे देता है
जो सबसे अच्छे पलों में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि यादें प्लान नहीं की जाती, बस बन जाती है। कभी देखा है किसी प्लान की हुई बात को इतना खुशनुमा होते हुए? अरे ये वक्त ईश्वर का वक्त वक्त पर दिया जाने वाला आशीर्वाद होता है, जो हमें ज़िंदगी की नाउम्मीदी से निकालती है। वही हुआ स्नेह के साथ। उसका सबसे अच्छा वक्त फिक्र, प्यार, मोहब्बत, शरारत, शर्म और वो सब कुछ था उसके इस वक्त में। गलत सोचा था उसने कि वो नाराज होगा उससे। वो सच कहता है, स्नेह साथ रहे उसे, और उसे किसी बात की ज़रूरत ही नहीं है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी प्यारी कहानी पढ़ने के बाद भी किसी के हाथ रुक कैसे जाते हैं कमेंट करने के लिए। सच में मुझे तो राइटर साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद करने का मन करता है कि इतनी खूबसूरत कहानी उन्होंने लिखी और मुझे पेश करने की अनुमति दी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कहानी आप लोगों के दिलों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर मेरे द्वारा लाई गई वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हाइप का आइकॉन दिखे तो उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।